अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है पहला मैच, और वो पहला मैच पाकिस्तान हार गया है न्यूजीलैंड से। तो मुसलसल तीसरा मैच पाकिस्तान होम ग्राउंड पर हारा है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी का यह पहला मैच था। उस पहले मैच में शिकस्त के बाद और बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद सवाल उठ गया है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत को हराना है बल्कि अपना रन रेट भी मेंटेन रखना है। अगला मैच पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट नॉकआउट हो गया है। बैटिंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग थी, बॉलिंग में 40 ओवर तक कंट्रोल में थे, आखिर 10 ओवर फिर बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए। क्या पाकिस्तान में कमी है, क्या खामियां हैं, भारत का से जो बड़ा टाकरा पाकिस्तान का होना है उसमें क्या क्या पाकिस्तान को सही करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद साहब, सिकंदर बख्श साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, सबसे पहले आपसे, ज़ाहिर 40 ओवर तक पाकिस्तान कंट्रोल में लगा, 5.1 5.2 रन पर ओवर के साथ न्यूजीलैंड जा रहा था। अचानक फिर हमें आखिर में बहुत मार पड़ती है और फिर चेज़ भी हमने अच्छा नहीं किया। क्या क्या खामियां हैं? देखिए, आउट करने जाना चाहिए, क्योंकि जब आप 3 आउट कर लिए, शुरू में ऐसे ही लग रहा था कि 240 250 रन करेंगे, लेकिन क्रिकेट गेम जिस तरह से वो खेलते हैं, उनका मेथड जो खेलने का वैसे ही उन्होंने खेला। जितने भी मैचेस हैं जो हुए हैं अभी पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड का स्टाइल खेलने का एक ही था। अगर शुरू में विकेट गिरती हैं, वो एक लंबी पार्टनरशिप करते हैं, और आज भी पार्टनरशिप की। हमारे पास आउट करने वाले बॉलर कम रह गए। अगर हम देखते हैं, शाहीन आफरीदी की न्यू बॉल स्विंग होना बंद हो गई है। नसीम शाह जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो शोल्डर की इंजरी के बाद वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हारिस आए, मेरे ख्याल से वो पूरे फिट नहीं थे आज। अब मैं ब्लेम नहीं दूंगा, उन्होंने 83 रन उनको बन गए, लेकिन वो फिट नहीं लगे। एक अबरार थे जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर थे, उनको हमने शुरू में 5 ओवर करा लिए। जब आउट करने का टाइम आया तो पार्ट टाइम बॉलर्स करने लगे। तो ये मिस्टेक है कि हमने जब टीम बनाई तो उसमें ही एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हमने छोड़ दिया। फिर आखिर के ओवर जो 10 ओवर देखते हैं, अगर अबरार बैटिंग बॉलिंग करने आए हैं, हमें सबको पता है कि लथम स्वीप अच्छी मारते हैं, तो ओवर द विकेट वो मिडिल और लेग पे बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने राउंड द विकेट, उनसे कप्तान ने या कोच ने कहीं कहे ही नहीं कि अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग अपनी चेंज करें, राउंड द विकेट आके थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करें। तो आप देखें, आखिर में अबरार को जो तीनों ओवर्स में रन बने, वो सारे मिडिल लेग पे या लेग पे बॉल हुई है। तो शायद फुकदान था। और बैटिंग में देखें, अगर हमारे पास कोचिंग में नज़र नहीं आ रहा कोई भी कोचिंग में, अदर महमूद भी ऑलराउंडर हैं, आकिब जावेद भी फास्ट बॉलर हैं, शाहिद असलम ट्विटर अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास कोई ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद यूसुफ जैसा, अजहर अली जैसा, असद शफीक, यूनुस खान जैसा एक कोच लाजमी होना चाहिए जो कि गाइड कर सके, वो इस सूरत हाल से निकाल सके। तो ये एक मेजर शायद ख़राबी नज़र आती है कोचिंग पैनल के अंदर, कि आपके पास मुस्तनद कोई बैटिंग कोच वैसा नहीं है जो कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार करे अपने प्लेयर्स को। बातें बहुत हैं, लेकिन पैनल बड़ा है हमारा, इसलिए मैं यहीं पे कहता हूं कि आज नेट रन रेट भी हमारा नीचे हो गया, और अगला मैच बड़ा डू एंड डाई है पाकिस्तान के लिए, जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे मैं ज़ाहिर बातें जितनी है मैं चाहूँगा कि वो सारी बातें आप करें, क्योंकि पाकिस्तान में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, आखिर पिछले चैंपियन हम हैं। अहमद, आप बताइएगा क्या खामियां रह गई? क्या न्यूजीलैंड ने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपनी बॉलिंग की और हमारे बैटर्स का कसूर नहीं था? फ़खर जमान ज़ाहिर इंजरी के बाद जब वापस आए वो मुकम्मल फिट नहीं नज़र आ रहे थे, या हम खेले ही बुरा हैं ओवरऑल आज? नहीं शाहजाद भाई, देखिए, बैटर्स का कसूर या बॉलर की कसूर की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने पाए के प्लेयर हैं। अगर आप उनकी, जब वो खेल रहे थे ना, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता चलूं कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था उससे मुश्किल कंडीशन थी जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था। पाकिस्तान 3 विकेट लेके अर्ली ऑन गेम में था, लेकिन पाकिस्तान ने किया क्या, जिस बात की हम शुरू से निशानदेही करा रहे हैं सिलेक्शन पे, कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉट खेल रहा है। अब अबरार ने सर्कल के अंदर अपने सारे 5 ओवर कर दिए, और जब मिडिल का टाइम आया वो फंसे हुए थे। उनके लिए बहुत जरूरी था पार्टनरशिप डेवलप करना, जहां पे उन्होंने वो, पाकिस्तान के पास एक तगड़ा स्पिनर मौजूद नहीं था जो वहां पे, जहां पे टर्न हो रहा था वहां पे विकेट या ब्रेक थ्रू लेके दे सके, जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप डेवलप हुई। और आप चेक करें, यंग से हमने सेंचुरी करा दी, लेथम से हमने सेंचुरी करा ली। वहां पे अगर पाकिस्तान के पास एक भी तगड़ा स्पिनर होता तो वो पार्टनरशिप लगनी ही नहीं थी। जितना अगर खुशदिल शाह को सिंगल निकालना मुश्किल हुआ था, तो आप खुद सोचिए कि पिच कितना मुश्किल खेल रहा होगा। लेकिन खुशदिल शाह
डेफिनेटली उनका कसूर नहीं है, उन्होंने जितनी पोटेंशियल है बॉलिंग के अंदर उन्होंने अपनी एफर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक स्पिनर, एक स्ट्राइक बॉलर शॉट नजर आया। और पाकिस्तान के पहले जब 321 चेस कर रहे हैं आप मुझे खुद बताइए इंटेंट क्या होना चाहिए पावर प्ले के अंदर तगड़ा। हमारे पहले 13 ओवरों के अंदर 10 ओवर डॉट बॉल्स के थे, मतलब 60 बॉलें हमने डॉट खेल ली थी पहले 13 ओवरों के अंदर। तो मैच तो आप यहीं पे बहुत पीछे चले गए थे। बाबर आजम यार, हम सब मानते हैं कि वो ये उनका फॉर्मेट है, उनको यहाँ परफॉर्मेंस करनी चाहिए, लेकिन ये उनके अपने 50 के लिए मैच नहीं हो रहा था। 80 बॉलों पे वो 50 करके गए हैं, जहां पे उन्होंने, आप उनके बैट्समैन को देखेंगे विलियम को, उन्होंने 56 बॉलों पे 50 किया है। आप कितनी मुश्किल सिचुएशन पे आया लेथम, उसने 60-62 बॉलों पे 50 किया है। हमारे ओपनर बेटर कंडीशंस के अंदर गए और वहां पे उनके पास एक टारगेट भी सेट था जो कि चीख के बोल रहा था कि यहाँ पे हमें अच्छा पावर प्ले चाहिए। वहां पे पहले 13 ओवरों के अंदर आप 10 डॉट खेलते हैं और 38 बॉलों पे 14 रन की पार्टनरशिप होती है आपके दो मोस्ट सीनियर प्लेयर्स की तरफ से, जो कि रिजवान है और बाबर आजम है। तो मैच में तो आप यहीं से पीछे चले गए हैं बहुत ज्यादा। ये रियलिटीज है जिसका हम पिछले 1 साल से, जब से हम वोकल हुए हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने खुल के सबको बताया और अवाम एग्री हो गई, लेकिन पीसीबी के अंदर बैठे हुए लोग टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ये बोला कि 6 महीने बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इतनी जल्दी हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो 7 इवेंट्स जो प्लेयर्स हारे हुए थे के साथ आप जो है 8वां इवेंट भी खेलने गए, तो ये डेफिनेटली प्लानिंग का फुकदान है। पता लग रहा है कि कितने मैच, ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता, अभी मैचेस पड़े हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। भारत के मैच से पहले पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था हर हालत में। ये बड़ी अहम बात है, एक बॉलर शॉट खिलाना। मुझे याद है कि अहमद शहजाद इस मामले को बार बार उठाते रहे हैं, दीगर पैनलिस्ट भी इस मामले को बार बार उठाते रहे हैं कि अगर आप एक बॉलर कम खिलाएंगे, रन ज्यादा पड़ जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा बैटर कब कितनी दफा आपको मैच जिता देगा। 7वें नंबर का बैटर आपको अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाएगा तो कितनी दफा मैच जिता देगा। सिक्कू भाई, आप खुद ग्राउंड में ही मैच देख रहे थे, क्या आपका क्या कंक्लूजन है आज के मैच के बाद, क्योंकि अब नॉकआउट ही हो गया पाकिस्तान का, भारत के साथ अगला मैच, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। देखिए, प्रेशर तो होगा। आज मैं जब ग्राउंड में था तो ज्यादातर लोग आकर मुझसे यही कह रहे थे कि ये पूछा जाए कि बाबर ने किस किस्म की बैटिंग की है, क्या बाबर ने रिदम क्यों नहीं बनाया। देखिए, मोमेंटम के साथ गेम चलता है, अगर वो मोमेंटम बना के रखता, सिंगल ही नहीं निकाल पा रहे थे। हर शख्स ये कह रहा था कि बाबर सिंगल क्यों नहीं निकाल पा रहे, तो उनको निकालना चाहिए था। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल अपने लिए खेल रहे हैं कि वो चाहते हैं किसी तरह मैं 50 कर लूं। दैट वाज वेरी रॉन्ग। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम मानते हैं आपका सब के, आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मगर आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है। आपके इस क्या फायदा हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। दूसरे दोनों लड़कों ने, आपके राशिद ने और अहमद शहजाद ने आपको बता दिया है कि 1 महीने से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, 2 महीने से, कि जब भी हम इस सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, तो यू नीड टू स्पिनर्स। मैं हैरान हूं कि हमारे सेलेक्टर्स आकिब जावेद हैं, हम उनके साथ अजहर महमूद हैं, फिर एक कोई डेटा स्पेशलिस्ट है, क्या उनको ये बात नहीं पता। आप देखें, दुनिया की सारी टीमें 2-2, 3-3 स्पिनर्स लेकर आई हैं, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। और जब स्पिनर नहीं होता, जो प्रेशर, वो जो बात कर रहे हैं, वो रिलीज हो जाता है। जब आप कहीं 2-3 लड़कों को आउट करते हैं, उसके बाद आपके पास एक विकेट टेकर नहीं होता, तो फिर आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो यही बात है। और आप ये देखें, हमारे फास्ट बॉलर माशाल्लाह से पहले मैच में आखिरी के 10 ओवर में 123 रन दिए, दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के 110 रन दिए आखिरी के 10 ओवर में, आज उन्होंने 113 रन दिए आखिरी के 10 ओवर में। तो इनकी बॉलिंग का भी पूछा जाए कि शाहीन साहब आप क्या हैं, आर यू फिट, नसीम शाह आर यू फिट, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इसी तरह हारिस का भी आप पूछें, उनकी जो बॉलिंग स्टाइल है, आखिरी के अंदर वो शॉर्ट बॉलें क्या के मिड विकेट पे छक्के खा रहे होते हैं, तो मेरी समझ से बाहर है। इधर दे आर नॉट फिट। और दूसरी चीज ये, मैं क्रिकेट बोर्ड से कह के थक गया हूं कि प्लीज इन लोगों को कहा करें कि जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, ताकि अपनी फिटनेस का अंदाजा हो सके। ये नहीं खेलते। और अभी भी हमारे लड़के, जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, कोई यूएई में खेल रहा था, कोई बांग्लादेश में खेल रहा था, आई डोंट नो कि
नफी साहब को टाइम नहीं होता, उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इस चीज के ऊपर जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी टीम इस वक्त बहुत ज्यादा बैकफुट पे चले गई है। आई होप कि इंडिया से जीत जाएं, अदरवाइज ये डिजास्टर हो जाएगा ये चैंपियंस ट्रॉफी में। राजेश भाई, एक चीज हमें नजर आई ग्राउंड में आज जब बाबर आए, जाहिर है बाबर की बड़ी मैसिव फैन फॉलोइंग है और वो नजर भी आ रहा था, अगर वो उस वक्त रोक भी रहे थे, मगर ग्राउंड के अंदर ही जब आप लोगों से बात करें, मैं ग्राउंड में उस वक्त मौजूद था, तो किसी की ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिस तरीके से हमने देखा है आमतौर पर कि अगर कोहली क्रीज पर मौजूद है, 50 कर गया है, रिक्वायर्ड रन रेट 8-9 का है कि जी कोहली है ना, रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा है ना, स्मिथ है तो स्मिथ है ना, स्टोक्स है तो स्टोक्स है ना, वो वाली एक्सपेक्टेशन किसी की थी नहीं कि बाबर आजम क्रीज पर है तो कोई कह रहा हो कि जी बाबर आजम है ना। ये मैंने देखा कि ग्राउंड में लोगों की सलमान आगा से ठीक है आए, शायद कुछ कर दे, फखर से नहीं खेला जा रहा था मगर फिर भी था कि शायद फखर कुछ कर दे। अब सलमान आगा आते हैं, 28 गेंदों पर 42 बना जाते हैं, खुशदिल शाह आते हैं, 49 गेंदों पर 69 बना जाते हैं। बाबर आजम जाहिर है जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन खत्म भी हो गई है और वो अब उन तवक्कात पर पूरा उतर रहे हैं जो नई तवक्कात उनसे है कि वो नहीं कर पाएंगे। 90 गेंदों पर 64 रन बनाना, जबकि 320 का टारगेट हो फिर आउट हो जाना, क्या मसला नजर आ रहा है? देखिए, टॉप प्लेयर्स हमेशा टॉप मैच में ही परफॉर्म करता है। जैसे आज का मैच था, आज चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, आज परफॉर्म करना ज़रूरी था। हमें हमेशा से यही होता है कि अब बार बार हम कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास एक ही बल्लेबाज है, फ़खर जमान, जो कि स्टार्ट अच्छा लेगा और पाकिस्तान मैच जीत सकता है। और एक मैच की झलक आप देखी होगी, 353 जब हमने चेज किए तो फ़खर जमान का ही स्टार्ट था वो। अगर 91 रन किए, 2 आउट हो गए थे, लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा दे दिया था। तो आज भी अगर वो अनफिट हो गए तो मेरे ख्याल से स्टार्ट लेना चाहिए था बाबर को या सऊद शकील। वो सऊद शकील तो T20 खेलते हुए आए और बाबर भी T20 में ओपन ही करते हैं, तो किसी ने बल्ला नहीं उठाया। तो जैसे अहमद ने कहा कि शुरू के 10 ओवर में हम मैच हार चुके थे और 21 या 22 ओवर में 91 हमारी डॉट बॉल थी। तो जब आप डॉट बॉल खेलेंगे तो फिर आपको जीत नसीब नहीं होगी। मेरे ख्याल से बाबर आजम को या टीम मैनेजमेंट को, आप जो बात करते हैं किसी प्लेयर से को आपको ऐसे खेलना है, अगर वो ऐसा नहीं खेलता तो फिर उसकी जगह टीम में बनती नहीं है। या तो प्लान हो आकिब जावेद का यही कि बाबर ऐसे खेलेगा, लेकिन ऐसे खेलने में भी बहुत स्लो हो गए। ऐसा तो टेस्ट मैच में भी नहीं खेला जाता। लोगों का गुस्सा, जो आपने बात की या शिकू भाई ने बात की, जायज़ है कि आप इतने बड़े मैच में, पूरी दुनिया आपको देख रही है और रिलाय फ़खर जमान के बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग लाइनअप अगर करती है वो बाबर आजम पे करती है। जब आपका टॉप प्लेयर अगर रन नहीं करेगा तो जीतने के चांसेस कम होते हैं। तो उस दिन भी मैंने एक शो में यही कहा था, जावेद मियांदाद और बाबर आजम में एक फ़र्क है, बाबर आजम आउट हो जाते हैं, जावेद मियांदाद आउट नहीं होते थे। और अहमद साहब, ये तो है नहीं अहमद शाह साहब के बाबर आजम को के बारे में कोई ये कहे कि जी कोई आए और उन्हें गेम अवेयरनेस सिखाए, क्योंकि ज़ाहिर है बाबर आजम एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके पास रन्स हैं, किंग बाबर उन्हें कहा जाता है, उन्होंने डिलीवर भी माजी में किया है। हो क्या रहा है 90 बॉलों पर 64 रन बनाकर आउट हो जाए, 50 के बाद उनसे ये एक्सपेक्टेशन ही ना हो ग्राउंड में कि जी बाबर यहाँ से मैच निकाल सकता है, एक्सपेक्टेशन ये हो कि शायद सलमान का लग चल जाए। और दूसरों अगर रन बना पा रहे हैं, अगर सलमान आगा 28 गेंदों पर 42 बना पा रहे हैं, खुशदिल शाह 49 गेंदों पर 69 बना पा रहे हैं, बाबर आजम क्रीज पर होने के बावजूद क्यों रन नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, बैट स्पीड में फर्क आया है, फिटनेस नीचे गई है। अगर आप जब हमारे साथ जूनियर बाबर आजम को देखेंगे, जब वो आए थे उनकी बैट स्पीड बहुत तगड़ी थी, उनकी फीट मूवमेंट बहुत अच्छी थी, वो कभी भी फंसते नहीं थे, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते थे अपनी इनिंग को डेवलप करने का। उन्होंने बड़ी जबरदस्त अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, बहुत मुश्किल कंडीशन में भी। लेकिन ये बाबर आजम ऐसा लगता है कि कोई और है। ये बाबर आजम जब से कप्तान बना ये बिल्कुल बदल गया है। और वो जो प्रोसेस एक बैट्समैन को इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए होता है टू बी एबल टू बी ऑन द टॉप, जिस तरह बाकी दुनिया के प्लेयर जिन्होंने 25,000 रन किए, विराट कोहली आपके सामने है, तो ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको दुनिया से कटना पड़ता है, आपको अपनी क्रिकेट पे फोकस करना पड़ता है, ईमानदारी से डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब अल्लाह आपको कोई चीज देता है। जब बाबर कैप्टन थे, इन पे बारहा चीजें उठी हैं, फ्रेंडशिप को प्रमोट करने की, अपने एक ग्रुप एक एजेंट के साथ जो थे उसको चलने की। तो जब आपका सारा ध्यान सोशल मीडिया की तरफ हो जाए, अपने फ्रेंड्स की तरफ हो जाए, किस तरह टीम में काबू करना है इस तरफ हो जाए, तो वो जो बैटिंग में इंप्रूवमेंट का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आप बाबर आजम बने होते हैं, वो पीछे रह जाता है। और आज के बाबर आजम के अंदर आप देखें उनकी फीट मूवमेंट में फर्क है, जैसे वो बिल्कुल स्पिनर से फंसने लग गए हैं। और स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, उनके जब अच्छे बॉल हो रहे होते हैं उनको पास कोई जवाब
नजर नहीं आता, जहाँ पे सलमान अली आगा जैसे प्लेयर्स और खुशदिल शाह जैसे प्लेयर्स के पास काउंटर जवाब मौजूद होता है, वहाँ दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज जो कभी हुआ करते थे, आज उनके पास इस चीज का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। इसमें इनकी अपनी भी गलती है और इसमें उन लोगों की भी गलती है जिनको इनके आगे दुनिया भी नजर आना बंद हो गई, और वो लोग जो सिर्फ एक परफॉर्मर को उन्होंने कप्तान बनाया बगैर जाने कि या ये अपनी इसी बैटिंग तो खराब नहीं हो जाएगी, क्या ये इतना लोड अपनी जिंदगी के अंदर बर्दाश्त कर पाएगा, इतनी कैपेबिलिटी है, वो विजन है, उन्होंने वो डिसीजन गलत लिया जिसकी वजह से वो जो बाबर आजम जिसके बारे में कहा जाता था कि 100 सेंचुरियां करेगा, आज ये हालात है कि 80 बॉलों पे 50 करके इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर जहाँ पूरी कौम उनके लिए दुआएं कर रही है और तवक्को रखती है, वो मैच को बीच में छोड़ के बल्कि बिल्कुल साइड पे ही करके हरवा के बाहर चले जाते हैं। दुख होता है इस बाबर आजम को देखते हुए। ज़ाहिर इस वक्त जो सिचुएशन है वो अनफॉर्चुनेट है, वरना फास्टेस्ट 6000 रन्स उन्होंने बनाए हैं 123 इनिंग्स में, जॉइंट ये रिकॉर्ड उनके पास है हाशिम आमला के साथ। मगर अब जो परफॉर्मेंस है सिकू भाई, ज़ाहिर पहला मैच हारे हैं, मगर क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, रन रेट ख़राब हो गया और भारत से जीतना है, हम चाहते हैं कि टीम पॉजिटिव माइंड के साथ जाए, उसको इंकरेज भी किया जाए, मगर क्या कुछ तब्दीली भी करने की ज़रूरत है अगर हम इंडिया से खेलने जा रहे हैं? देखिए, तब्दीली करें तो किससे करें, आपके पास क्या है? अब मुझे ये बताइए कि आपके पास बैकअप में एक उस्मान खान है जिन्होंने जिंदगी में कोई ओडीआई का मैच नहीं खेला, वो शख्स जो है पाकिस्तान में खेला ही नहीं जिंदगी भर, 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, आपने उसको टीम में रखा हुआ है, आप उसको किसी और को हटा के उसको बुलाएंगे? फिर आपका एक कामरान गुलाम है, एक आपके पास जो है वो फास्ट बॉलर हसनैन है जिस पर आपने सही बॉल नहीं करा, आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपने आप को फोकस करें, अगर इंडिया के खिलाफ कम से कम मैच जीत जाएं, अगर आप चलें सपोज करें कि आप रन रेट नहीं बना पाते, देन वी कैन गो अगेंस्ट बांग्लादेश। अगर इंडिया से हम जीत जाते हैं तो फिर बांग्लादेश में पूरा अटैक करें जब तक हमें पूरी सिचुएशन का पता चल जाएगा। मगर अगर खुदा ना करे इंडिया के मैच में कुछ होता है तो फिर आप कुछ बड़े प्लेयरों को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कमेटी को ब्लेम करूंगा कि जिन्होंने ये टीम बनाई है। मुझे यकीन नहीं आता कि जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी में हैं उन्होंने ये टीम बनाई है। अगर उन्होंने बनाई है, अगर उनको ऊपर से किसी ने कह दिया है तो वो अलग चीज है। कोई क्रिकेटर कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की विकेट के ऊपर एक स्पिनर से जाए? मैं नहीं मानता। तो ये चीज जो है बहुत ही अलार्मिंग है और आपको इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। ये जितने भी यंग टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, देखें एक तो टेस्ट क्रिकेटर जैसे ही रिटायर होता है आप उसको सिलेक्टर नहीं बनाते, उनकी आपस में दोस्तियां होती हैं, दुश्मनियां होती हैं, रंजिशें होती हैं। आप ऐसे लड़के को सिलेक्टर बनाएं कि जिसमें और करंट प्लेयर में कम से कम 10 साल का फर्क हो। तो ये बहुत गलत सिस्टम चल रहा है इस वक्त, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज एक अहम खबर सामने आई है, जहां चीफ जस्टिस याया अफरीदी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मुलाकात की है। 11 फरवरी को चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुझे ख़त आया था कि IMF का कंसर्न आया हुआ है, मैंने वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि ख़त का जवाब ख़त की सूरत में नहीं दूंगा, आप वफ़द के साथ तशरीफ़ ले आएँ। अपोजिशन लीडर को भी तजावीज़ के लिए कहा गया है। इंसाफ की फरहमी से मुतालिक अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांगी है। इसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। मुलाकात में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अहद चीमा, अटॉर्नी जनरल, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने भी शिरकत की। और इस बारे में वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों के दौरे को भी सराहा। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत को भी सराहा। मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की और मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की, जबकि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वज़ीर आज़म की निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए गुफ्तगू का खैर मकदम किया, जबकि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद से मुतालिक इक़दामात में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी करवाई। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक एलामिया जारी किया। इसमें लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी की दावत पर उनके घर जाकर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म के साथ कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के आइंदा इजलास का एजेंडा शेयर किया और हुकूमत से राय तलब की। ये इकदाम
चीफ जस्टिस के मजमूई इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है, जिसका मकसद मुकदमात के इल्तवा में कमी और अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करना है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को बताया कि वो अपोजिशन जमातों की राय भी लेंगे और उनकी ख्वाहिश है कि उनके इस्लाहाती प्रोग्राम को दो तरफा हिमायत हासिल हो ताकि इस्लाहात मुस्तकिल, पायदार और ज़्यादा मौसर हों। वज़ीर आज़म ने इस्लाहाती पैकेज को सराहा और इस बात से इत्तफाक किया कि हुकूमत जल्द अपनी राय फराहम करेगी। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी थे, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन तंजीला सबाहत ने मुलाकात में चीफ जस्टिस की मुआवनत की। और दूसरी तरफ फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, जिसमें आज इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी और एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दी। और एतजाज़ हसन ने आज अपने ही वकील सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज़ के दलाइल पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि आज उज़ैर भंडारी ने दलाइल देने थे, लेकिन मैंने भंडारी साहब से बात कर ली है, आज मैं दलाइल दूंगा। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग आपस में तय कर लें, हमें एतराज़ नहीं कि दलाइल कौन पहले देगा कौन बाद में देगा। इस मरहले पर एतजाज़ हसन ने सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज़ के दलाइल पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा भी मेरे वकील हैं, उन्होंने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तिलाफ किया था, लेकिन मैंने सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी। मैं जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि एतराज़ शायद सिर्फ आर्टिकल 63A वाले फैसले से मुताल्लिक था। सलमान अकरम राजा ने इस पर वजाहत की कि मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तलाफ किया था। मैंने कल दलाइल अर्ज़म जुनैद की जानिब से दिए थे और उन पर कायम हूँ। मीडिया में ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है। आपके सवाल को सुर्खियों में रखा गया कि आलमी कवानीन में सिविलियंस की कोर्ट मार्शल की मुमानियत नहीं है। गुज़िश्ता समाअत में रिमार्क्स देने वाले जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मैंने जो सवाल पूछा वो सबके सामने है। आप सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है, ना इस पर मुतासिर होकर फैसले करने हैं। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है कि जवाब दूं, लेकिन मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जवाब दूं। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद कहा कि मैं बगैर किसी मुआज़रत के अपने दलाइल पर कायम हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सवाल तो हम सिर्फ मुख्तलिफ ज़ाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है कि हम आपके दलाइल से मुत्तफ़िक हों। इसके बाद एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ किया तो एतजाज़ हसन ने अपनी दरख्वास्त का नंबर तब्दील होने पर एतराज़ उठा दिया और कहा कि मेरी दरख्वास्त पहले दायर हुई थी। जवाद ख्वाजा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी बाद में दायर करदा दरख्वास्त को मेरा केस नंबर अलॉट कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस पर रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना करें, ऐसी बातों से और कहीं पहुंच जाएंगे। लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि पूरी कौम की नज़रें इस केस पर हैं, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुदाखलत करते हुए रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लतीफ़ खोसा ने इस पर कहा कि अदालती फैसलों का तारीख फिर जायज़ा लेती है। इस मरहले पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने मुदाखलत करके कहा कि लतीफ़ खोसा आपका चश्मा आ गया है, कानूनी नकात पर दलाइल शुरू करें, पहले सेक्शन 2D की कानूनी हैसियत पर दलाइल दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 2D को 9 और 10 मई के साथ मिक्स ना करें, पहले इस सेक्शन की आज़ादाना हैसियत का जायज़ा पेश करें, फिर बताएं कि सेक्शन 2D का 9 मई 10 मई पर इतलाक़ होता है या नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आइन में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को तारीख़ी तनाजुर में देखना होगा। कुरान पाक और दीन इस्लाम में भी अदलिया की आज़ादी का जिक्र मौजूद है। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि खलीफा वक्त के खिलाफ यहूदी के हक़ में फ़ैसला आता था, वो वक्त भी था। सेक्शन 2D का कानून 1967 में लाया गया। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि क्या आइन में कानून साजी करने पर कोई मुमानियत है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के लिए उन्हें 21वीं तरमीम करना पड़ी। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, मिलिट्री ट्रायल में जजेस और ट्रायल आज़ाद नहीं होता, इसलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक बार फिर रिमार्क्स दिए कि खोसा साहिब आप फिर दूसरी तरफ चले गए हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, मैंने सारी उम्र कानून की हुक्मरानी की जिद्दोजहद की है। सेक्शन 2D इस्लामी तालीमात के मुनाफी है, मिलिट्री ट्रायल खुफिया किया जाता है। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा हारिस ने बताया कि शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है, प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होता तो वो अलग इशू है। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि खोसा साहिब तारीख में जाएं तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है, आप वफाकी वज़ीर, सेनेटर, रुकन असम्बली, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने उन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन ख़त्म करने का क्या कदम उठाया।
हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को ख़त्म कर दे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में आप कुछ और बातें करते हैं, यहाँ कुछ और बात करते हैं। लतीफ़ खोसा ने इस पर कहा कि आपके सामने है कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई, ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए, आप फैसला दें, हम फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। सिविलियंस का ट्रायल ख़त्म करने पर अवाम आपके शेदाई हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 175 के खिलाफ तमाम कानून साजी कलदम होती रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि 26वीं तरमीम पर किसी रुकन ने इस्तीफ़ा दिया। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि अख्तर मेंगल ने असेंबली रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि 21वीं आईनी तरमीम में फ़ौजी अदालतों को कलदम क्यों नहीं करार दिया गया। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल मुद्दत की वजह से कलदम करार नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल उठाया कि क्या 4 साल फ़ौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि कलदम करार दे दें। लतीफ़ खोसा ने इस पर कहा कि असेंबली में तो सार्जेंट एट आर्म्स के ज़रिए उठवा कर बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आपने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि PTI ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। खैर, इस बात को छोड़ें, ये सियासी बात हो जाएगी। लतीफ़ खोसा ने सवाल किया कि पुलिस ने हुजूम को रोका क्यों नहीं। जैसे मुसर्रत हिलाली ने इस पर सवाल किया कि आप चाहते हैं कि डेड बॉडीज़ आती। इस मरहले पर दरख्वास्त गुजार एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल हो गए और इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल के आगाज़ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मैं सलमान अकबर राजा के जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के एक हिस्से पर एतराज़ के सिवा तमाम दलाइल से मुत्तफ़िक हूँ। आईनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों का जायज़ा नज़रसानी के तौर पर ले। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर सवाल उठाया कि अगर ऐसी बात है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट क्यों लाई, हम नज़रसानी के इख्तियार से बाहर क्यों नहीं जा सकते। जैसे अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि अगर हम नज़रसानी सुन रहे हैं तो बड़ा बेंच क्यों तश्कील दिया गया। उज़ैर भंडारी ने कहा कि यहाँ 7 फ्रेश जजेस अपीलें सुन रहे हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि एक लफ्ज़ का इजाफा कर लें, फ्रेश और नौजवान जजेस केस सुन रहे हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अपील का हक और भी कवानीन में दिया गया है, तौहीन अदालत कानून की मिसाल मौजूद है। आप तो सलमान अकबर राजा के दलाइल से मुख्तलिफ दलाइल दे रहे हैं। सलमान अकबर राजा ने तो कहा था कि अपील में अदालत नई वजूहात भी दे सकती है, हम मुस्तकबिल के लिए इंट्रा कोर्ट अपीलों के अख्तियार समात को देख लेते हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये नया सेटअप है, क्या पहले वाले रूल्स का इतलाक अब हम पर हो सकता है, आप हमें तनी हुई रस्सी की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत ऐसे फैसले हुए जिससे लोगों का नुकसान हुआ, लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाईं, इसलिए पार्लियामेंट ने अपील का हक दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपकी दलील मान लें फिर आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, आप तो मरकज़ी फ़ैसले का दिफा कर रहे हैं। इसके बाद केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान में मुसाफिरों को बसों से उतारकर शनाख्त करके कत्ल करने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें न सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया जा रहा है बल्कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले आम मुसाफिरों और बलूचिस्तान में काम करने वाले मजदूरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कल रात भी इसी तरह के एक वाक़े में दहशतगर्दों ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुसाफिरों को बारखान में बस से उतार कर कत्ल कर दिया। मुसाफिर बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। BBC के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बारखान वक़ार खुर्शीद ने बताया कि पहले नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कोयटा से पंजाब जाने वाली मुसाफिर बस को रोका और फिर मुसाफिरों की शनाख्त के बाद 7 अफराद को बस से उतारा और फिर उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुसल्लह दहशतगर्द 15 मिनट तक वहीं मौजूद रहे और 7 मुसाफिरों को कत्ल करने के बाद पहाड़ों की जानिब फरार हो गए। बस में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर ज़िशान मुस्तफ़ा ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए बताया कि मैं और मेरा भाई अदनान मुस्तफ़ा पंजाब के शहर बुरेवाला जा रहे थे। इस दौरान मुसल्लह दहशतगर्दों ने बस रोककर सारे मुसाफिरों का शनाख्ती कार्ड मांगा। मेरा शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में था तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया। जब उन्होंने मेरे भाई से शनाख्ती कार्ड मांगा तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिस पर उसे भी दीगर मुसाफिरों के साथ बस से उतार कर नीचे ले गए और फिर फायरिंग शुरू कर दी। जबकि बस में जिंदा बच जाने वाली एक और खातून ने बताया कि वो अपने बड़े भाई के साथ फैसलाबाद जा रही थी। दहशतगर्दों ने भाई को बस से उतार कर मार दिया। मेरा नाम ज़िशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलैशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको उतार के नीचे ले गए और गोलियाँ मारी उन्होंने दहशतगर्दों ने। सारे पंजाब लोग कोयटा से मुल्तान जा रहे थे।
रैशी बुरे वाला का रैशी हूँ मैं, सातों के सातों पंजाबी हैं, वहीं पर मारा उन्होंने, गोलियां बार मारनी शुरू कर दी, निकाल। कहाँ जा रहे थे कोयटा से? फैसलाबाद जा रहे थे। कहाँ पे उतारा आप लोगों को बस? हमें नहीं उतारा, बस शिनाख्ती कार्ड दे, सानू कुछ नहीं किया। शिनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने, काट तो उनको धक्के मार के नीचे ले। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे। भाई थे? ऐसे मर के गए, बड़े भाई थे। मेरी भाभी कोई फौत हो गई थी तो उधर हम। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? फैसलाबाद। अभी आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी। कत्ल किए गए 7 अफराद की मैयतें पंजाब में उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक लोधरा, 2 का फैसलाबाद, 1 का लाहौर, 2 का बिहाड़ी और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से था। मगर ये हालिया दिनों या महीनों में बलूचिस्तान में पेश आने वाला पहला वाक़या नहीं है, बल्कि तसलसल के साथ सिक्योरिटी एहलकारों और आम मुसाफिरों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों को टारगेट किया जा रहा है। शहरों पर कब्जे और अमन अमान को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे हुकूमती दावों और अमली इकदाम पर संजीदा सवालात भी खड़े हो रहे हैं। आज से 3 दिन पहले 15 फरवरी को सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आई कि बलूचिस्तान के ज़िला केच में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर छोटे बड़े हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए और 6 ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गए। इससे पहले 31 जनवरी की रात को दहशतगर्दों ने कलात में कौमी शाहराह पर रोड ब्लॉक करने की कोशिश की और एक बस पर फायरिंग करके 18 FC एहलकारों को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई और क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे में मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्द भी हलाक हो गए थे। इसके अलावा जनवरी की 8 तारीख को दिन दिहाड़े दर्जनों मुसल्लाह दहशतगर्द मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों पर सवार होकर खुजदार की तहसील जहरी के बाजार में दाखिल हो गए थे और लेवीज थाने और नादरा ऑफिस समेत सरकारी अमलाक को नजर आतिश कर दिया था। साथ ही बाजार में दाखिल होकर लोगों को हिरासा किया और सरकारी एहलकारों को यरगमाल बना लिया। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके इलाके को क्लियर करा दिया। इस वाक़े की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। इससे पहले नवंबर 2024 में दहशतगर्दों ने कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की शाह मर्दान चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था, जिससे 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 15 जख्मी हो गए थे। इससे पहले गुज़िश्ता साल नवंबर में ही कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक खौफनाक धमाके के नतीजे में 26 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर यह खुदकुश धमाका सुबह उस वक्त पेश आया था कि जब मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। धमाके में 12 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए थे। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाने का दावा किया था। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके दुकी में 10 अक्टूबर 2024 की रात को कोयले की कानों पर काम करने वाले मजदूरों की रिहाइशगाहों पर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेटों से हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में 20 कारकुन जाँ बहक हो गए थे और 7 अफराद जख्मी हुए थे। मुसल्ला दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ कानों पर मौजूद मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया था। ताहम यह वाक़या इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ था कि इसमें जाँ बहक होने वाले कारकुनों का ताल्लुक बलूचिस्तान ही के इलाके किला सैफुल्ला, पिशीन, जोब, कुचलाक, मुस्लिम बाग और मूसा खेल के अलावा अफगानिस्तान से भी था। एक यानी शाहिद ने बताया था कि हमलावर फायरिंग शुरू करने से पहले चीखे कि हमने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ काम बंद कर दो, ऐसा क्यों नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता साल अगस्त में बलोच सरदार अकबर बुख्ती की बरसी के मौके पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्ला दहशतगर्दों की जानिब से मुतअद्दिद हमले किए गए थे, जिनमें 37 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस दौरान मुसल्ला दहशतगर्दों ने घंटों तक सूबे की अहम शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया था और नाकाबंदी करके गाड़ियों की तलाशी लेते रहे। साथ ही मुसल्ला दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान को सिंध और पंजाब से मिलाने वाले रेलवे पुल को भी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान मूसा खेल में हुआ था, जहाँ दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान और पंजाब की तरफ सफ़र करने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को रोका और गाड़ियों से लोगों को निकालकर उनसे शनाख्ती कार्ड तलब किए और 23 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल किए जाने वाले 17 मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब और 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। 26 अगस्त के हमलों में एक बड़ी कार्रवाई ज़िला लसबेला की तहसील बेला में FC के कैंप पर हुई थी, जहां 2 खुदकुश हमला आवरों ने कैंप को निशाना बनाया था। अहम बात यह है कि उनमें से एक हमला आवर खातून थी, जिसका नाम माहिल बलोच था। साथ ही अगस्त में ही DC पंजगोर जाकिर हुसैन बलोच को मस्तूंग के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। DC पंजगोर 3 अफराद के साथ 2 गाड़ियों में कोयटा से पंजगोर जा रहे थे, मगर रास्ते में मुसल्ला दहशतगर्दों ने फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। इन वाक़यात के अलावा गुज़िश्ता साल 12 अप्रैल 2024 को नोशकी में कौमी शाहराह पर दहशतगर्दों ने पंजाब से आने वाली मुसाफिर बस को रोककर शनाख्त करने के बाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को बस से उतारा और कुछ फासले पर ले जाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साथ ही दहशतगर्दों ने एक और गाड़ी पर भी फायरिंग कर दी, जिससे नोशकी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद मारे गए थे। ये सारे वाक़यात वाज़े कर रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अरसे से बेअमनी की लपेट में है और अब दहशतगर्द नए तरीक़ों से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अमन व अमान बहाल करने की हुकूमती कोशिशें
कारगर साबित नहीं हो रही हैं। कल रात बारखान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल करने के वाक़े के बाद एक दफ़ा फिर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला हुकूमती शख्सियात ने मजम्मती बयानात और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के दावे किए हैं और इसका सिलसिला जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हम इस सोच का मुकाबला करेंगे और दहशतगर्दों का सूबे से सफाया करेंगे। मासूम शहरियों को बसों से उतार के जिस बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, बहैसियत कौम हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए और शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए कि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ये दहशतगर्द। ठीक है, वक्त लगता है, ये सर्ज आई है, लेकिन ये सर्ज का हम मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह वो टाइम लाएगा कि जैसे सफ़ा क्वेटा सफ़ा करी है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज इंशाल्लाह इन दहशतगर्दों को इस सूबे से सफ़ा करेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुर्रम में भी सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही है। कशीदगी ख़त्म नहीं हो रही है। कई हफ्तों की मुशावरत और कई जिरगों के बाद टल पारा चनार रोड को ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए खुलवाया गया था, जिसके बाद सख्त सिक्योरिटी में पारा चनार और कुर्रम के दीगर इलाकों में सामान पहुँचाया जा रहा था, मगर ये काफ़िले भी महफूज नहीं है। परसों लोअर कुर्रम में नामालूम दहशतगर्दों ने पारा चनार जाने वाली माल बरदार गाड़ियों के काफ़िले पर हमला कर दिया और इसके बाद गाड़ियों से सामान लूट लिया, गाड़ियों को आग लगा दी। इस हमले के नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 7 अफराद मारे गए। वाक़े के बाद खबर सामने आई कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का घेराव करके हमलावरों की तलाशी शुरू कर दी है, जबकि गनशिप हेलीकॉप्टर के जरिए शरपसंदों के ठिकानों पर शेलिंग भी की गई। जबकि पुलिस एहलकारों के मुताबिक कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों से 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल के मुताबिक 3 दिन से माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि कुर्रम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये एक फ़िरका वाराना तनाज़ा भी है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह से मुलविस हैं। ये जो हमें कहते हैं ना कि सिर्फ जमीन का तनाज़ा है, जमीन के तनाज़े का मसला ऐसा नहीं है। हम हकीकत से अपने आप को पीछे क्यों हटाते हैं? जमीन के तनाज़े तो बहुत जगहों पे होते हैं, लेकिन पूरे पूरे इलाके खड़े हो जाते हैं उसके लिए। चंद लोगों में होता होगा, किसी एक कौम में होता होगा आपस में, लेकिन फिरका वारियत का जो एलिमेंट है वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जिस तरह का वहाँ पे असला और बारूद सप्लाई हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर वो पूरे इन्वॉल्व है उसके अंदर, और उसको वो चिंगारी को पूरे पाकिस्तान में उस चिंगारी से आग लगाना चाहते हैं। अहम बात यह है कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं। परसों कौमी असम्बली में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत की रिट नज़र नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही है। हम मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं? सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला इस वक्त वहाँ कोई हुकूमत नहीं। पुलिस चौकियाँ अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं। पुलिस अमला उसमें महसूर है। सड़कें और इलाके और गलियाँ ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में है। हमारे कबायली इलाकों में जंगें हो रही हैं कोर एजेंसी में। क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है जो वहाँ की सूरत हाल को बेहतर बनाए? प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज से 4 साल पहले पाकिस्तान में रेप के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से एक अहम कानून साजी की गई थी, जिसे उस वक्त की सबसे प्रोग्रेसिव कानून साजी करार दिया गया था। लेकिन कानून बनाने के 4 साल बाद भी इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जो रूल्स बनाए जाने थे, जो इक़दाम किए जाने थे, वो मुकम्मल तौर पर नहीं किए गए हैं, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल बेंच की सरबराही करते हुए जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क दिए कि जिनसी ज़्यादती के केसेस में मुतासर अफराद की शनाख्त खुफिया रखने के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जाते। इन केसेस में मुतासर अफराद की शनाख्त खुफिया रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। शवाहिद को महफूज रखना अहम है, जबकि ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और दीगर शवाहिद को भी कानूनी तौर पर कानून शहादत के तहत रिकॉर्ड करना चाहिए। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब ने एंटी रेप एक्ट के निफाज के हवाले से एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई और अदालत को बताया कि ये एक वफाकी कानून है जिसमें कुछ गैप्स मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क दिए कि इसका मतलब तो यह है कि अदालत और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं आए, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं। इस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क दिए कि यह एक इंतहाई अहम मामला है और अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी इस
केस में ज़रूरी है। ये मामला सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरी कौम का है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मज़ीद कहा कि एंटी रेप एक्ट 2021 में बना था, लेकिन इसके निफाज में अभी भी संगीन खामियां मौजूद हैं। समाअत के दौरान आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि ख़वातीन के खिलाफ 5000 अगवा के केसेस हैं, जबकि 7000 ख़वातीन को इज्जत के नाम पर कत्ल करने के केसेस भी मौजूद हैं। हमारा तफ्तीशी अफसर मौके पर जाकर रिपोर्ट मुरत्तिब करता है। तहकीकात के लिए एहलकार भर्ती किए हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। इस कानून पर अमल दरामद के लिए अपने एहलकारों और अफसरान की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कुछ चीज़ों की काबीना ने मंजूरी देनी है। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान के नफ्सियाती इलाज और काउंसलिंग के लिए काम किया है। इस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरा खातून की तफसीलात खुफिया रखने के लिए कोई काम नहीं किया। मुतासरा खातून का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम मामला है। इस पर आईजी पुलिस ने जवाब दिया कि हमने इस पर काम किया है और कर रहे हैं। इस केस में पहले भी लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने सवाल उठाया था कि क्यों आखिर मुल्क में एंटी रेप एक्ट 2021 जैसे कवानीन होते हुए भी रेप के मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। 2021 में एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट लाया गया था, जिसका मकसद मुल्क में रेप केसेस की कमज़ोर तफ्तीश, कदीम तरीक़ाकार और रूल्स के मसाइल को हल करना था। इस एक्ट में रेप केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स का क़याम शामिल था, जिसका इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास रखा गया था और उन्हें यह इख्तियार दिया गया था कि वो ज़रूरत के मुताबिक जितनी अदालतों का क़याम ज़रूरी समझें, इसका हुक्म चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद दे सकते हैं। अहम बात यह है कि इस बिल में सरकारी अस्पतालों में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का भी क़याम शामिल था, जो जुर्म रिपोर्ट होने के 6 घंटों के अंदर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन को यकीनी बनाएगा, जिसमें शवाहिद इकट्ठे करना और FIR का फौरी इंदराज यकीनी बनाना शामिल है। एक्ट के मुताबिक हुकूमत रेप के मुतासर अफराद की माली या कानूनी मुआवनत के लिए ज़िला और तहसील की सतह पर सपोर्ट भी फराहम करेगी। सिर्फ यही नहीं, इस एक्ट में मुतासर अफराद और गवाहों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात का कहा गया है और मुतासर अफराद की शनाख्त को खुफिया रखने और उनको मुनासिब माली इमदाद देने समेत उनकी हिफाजत के लिए दारुल अमान का क़याम भी शामिल है। जबकि रेप केसेस की तफ्तीश के लिए ज़रूरत के मुताबिक खुसूसी GIT तश्कील देने का हुक्म भी दिया गया है, जिसमें कम से कम एक खातून पुलिस अफसर का शामिल होना ज़रूरी है। इस एक्ट में मुतासर अफराद की हिफाजत और उनको किसी भी किस्म की परेशानी या हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कई ऐसे इक़दाम शामिल हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जैसे कि एक्ट के मुताबिक रेप केस से मुताल्लिक तमाम समाअत इन कैमरा होगी और ज़रूरत पड़ने की सूरत में मुतासर अफराद और गवाहों की हिफाजत के लिए ट्रायल में वीडियो लिंक या स्क्रीन्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जबकि एंटी रेप क्राइसिस सेल अगर ज़रूरी समझे तो वो एक आज़ाद सपोर्ट एडवाइज़र भी मुकर्रर कर सकता है, जो अदालती समाअत में मुतासरा शख्स के साथ हो, ताकि इस दौरान किसी भी किस्म की विक्टिमाइजेशन, परेशानी या मुसीबत का रिस्क कम हो। साथ ही इस एक्ट में मुतासरा शख्स को बद किरदार ठहराने वाले शवाहिद को भी नाकाबिल कबूल करार दिया गया। एक्ट के मुताबिक जुर्म का नोटिस लेने के बाद अदालत पर लाजिम होगा कि वो इसका फैसला जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर 4 माह के अंदर अंदर सुनाए और इस दौरान अदालत 2 बार से ज़्यादा समाअत मुलतवी नहीं कर सकेगी, जिसमें एक बार मुलतवी करने की कीमत समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त करने वाला फरीक अदा करेगा। जबकि केस के अख्तिताम पर अदालत मुजरिम को जुर्माने की मखसूस रकम मुतासरा शख्स को बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म दे सकती है। और सबसे अहम ये कि ज़ेर इल्तवा अपील के दौरान हाई कोर्ट उस शख्स को रिहा नहीं करेगी जिसको ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम करार दिया हो। और अब खुद लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सवाल उठा रही हैं कि इस कानून पर मिनोन अमल नहीं हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।